डियर स्टूडेंट, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की थी। आपको पता होगा कि ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो उनको अपन ने क्या कहा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा था। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अपन ने 2 टाइप्स पढ़े थे, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हो। सेकेंड जो थी वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी और से नहीं निकाल सकते आप, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो फंडामेंटल से निकलती है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। आज अपन अब देखो, आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको मेज़र करना है आपको। तो जब आप उसको मेज़र करोगे तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको कहते हैं यूनिट, है ना। यूनिट की ज़रूरत होगी आपको। लेकिन अभी अपन पहले यूनिट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन ये पता करेंगे मेजरमेंट होता कैसे, मेजरिंग प्रोसेस। तो हेडिंग डाल दो आप, मेजरिंग प्रोसेस। कोई भी चीज़ को मुझे मेज़र करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेज़र करना है। तो अब आप उसको कैसे मेज़र करोगे? फॉर एग्जांपल जैसे मैं या कोई एक पर्सन है जो यहाँ ए से रवाना हुआ, इस पॉइंट ए से रवाना हुआ। भाई ये ए जो है, कोई भी मान लो ये कोई भी आपका एक होम है, ठीक है, और आपको स्कूल तक जाना है। बी पॉइंट जो है उसको मैं नाम देता हूँ स्कूल, मुझे स्कूल तक जाना है। तो आप घर से निकले, रवाना हुए, घूमते घूमते आप सीधे स्कूल पहुँच गए, ठीक है, सीधे गए। सिंसियर हो आप, कहीं इधर उधर नहीं रोते फिरे, भटके नहीं, और सीधे आप है ना घर से रवाना होकर स्कूल तक पहुंच गए। अब बच्चों ये हमें ये डिस्टेंस मेज़र करनी है, आखिर ये कितनी डिस्टेंस। तो आप ये डिस्टेंस कैसे मेज़र करोगे? ऐसे अपन यूँ तो है नहीं भाई, मन में आए जैसे 5 से गिन के मैं एक एक स्टेप गिनते गिनते चलो भाई मैंने इतने स्टेप्स कवर किए। तो कोई दूसरा और पर्सन होगा, उसके स्टेप्स कुछ अलग ही होंगे, तो उसके लिए फिर वो डिस्टेंस आपने मान लो जैसे चलते चलते 1000 स्टेप्स कवर किए, तो कोई और पर्सन होगा तो उसके लिए 1000 थोड़ी हो सकता है वो बड़े बड़े लंबे लंबे स्टेप्स लेता हो, तो उसके लिए डिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअली ये एक बेटर तरीका नहीं है डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मुझे डिस्टेंस मेज़र करना है तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक ऐसी स्केल होनी चाहिए जिससे मैं उस डिस्टेंस को मेज़र करूं और उसी से वो सब बाकी पूरी दुनिया भी उसी स्केल से मेज़र करे। यानी स्टैंडर्ड कुछ अमाउंट होना चाहिए जिसकी हेल्प से मैं किसी को मेज़र करूं। जैसे मैंने है ना एक स्केल बना दी, मैंने भाई एक स्केल बना दी और मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। मैंने कह दिया कि ये इतनी बड़ी मैंने कोई स्केल बना दी, कोई इतनी बड़ी स्केल बना दी और उसको मैंने नाम दे दिया 1 मीटर। क्लियर? अब भाई वो 1 मीटर जो है जैसे मैंने बना दी स्केल, तो पूरा वर्ल्ड के अंदर वही चलता है, बस उतनी ही डिस्टेंस को अपन कहते हैं 1 मीटर। अब मुझे ये डिस्टेंस को मेज़र करना है तो मैं ये 1 मीटर की स्केल लेकर के यहाँ ए पे रखूँगा और ए से लगा करके यहाँ तक देखूँगा, तो भाई ये मुझे पता चला स्केल ये 1 मीटर। फिर मैंने उसी स्केल को उठा के और आगे रखा और फिर 1 मीटर आया, फिर और मैंने उस स्केल को रखा, ये और 1 मीटर कवर हुई, और मैंने रखा ये 1 मीटर, और लास्ट में ये एक और 1 मीटर रह गया। क्लियर? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब मुझे पता चला कि भाई मैंने 1 मीटर की स्केल से अगर मैंने उस घर से स्कूल की डिस्टेंस को मेज़र किया तो मुझे पता चला 1 2 3 4 5 मीटर डिस्टेंस है ये, 5 मीटर। तो मैंने ये एक 1 मीटर जो है स्केल ली, ये जो 1 मीटर है इसको अपन कहेंगे यूनिट है। ये क्या है? यूनिट। ये उस फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट है, जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, एक फिक्स एक अमाउंट होता है जिससे आप उसको क्वांटिटी को मेज़र करोगे, उसको अपन बोलते हैं यूनिट। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे ये पता चल गया भाई ये डिस्टेंस मेज़र कर रहा हूँ, डिस्टेंस का यूनिट है 1 मीटर, और मैंने 1 मीटर को, उस यूनिट को, 1 मीटर यूनिट को कितनी बार रखा, कितने टाइम्स आया मेरे वो टोटल डिस्टेंस के अंदर, 5 टाइम्स आया, 5 टाइम्स। तो मैंने ये टोटल डिस्टेंस घर से लगा के स्कूल की जो ये डिस्टेंस है, मुझे पता चला कि भाई ये जो है 5 टाइम्स आई, 5 टाइम्स 5, और 5 टाइम्स कितने आई इस यूनिट का, ये यूनिट कितना है भाई 1 मीटर का, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई 6 मीटर, कितनी, सॉरी 5 मीटर हो गई। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 5 × 1 जो है 5 मीटर हो गई। तो बच्चों देखो, आपने ये 1 मीटर की स्केल को 5 टाइम्स रखा तो ये डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। तो अब आप देख रहे हो आपने इस डिस्टेंस को मेज़र कर दिया। मेज़र किया आपने, कैसे मेज़र किया? आपको सबसे पहले इस 1 मीटर एक स्टैंडर्ड स्केल की ज़रूरत हुई जिसको अपन कहते हैं यूनिट। तो एक तो आपने यूनिट की ज़रूरत हुई और उस यूनिट को लेकर के आपने रखा, और कितनी बार यूनिट आया, कितनी बार, ये तो है यूनिट, ये यूनिट है बच्चों, और वो यूनिट कितनी बार आया ये इसका है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको क्या कहोगे? आगे वाले 5 को क्या कहोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? समझ रहे हो? तो ये 5 मीटर डिस्टेंस है। अब मान लो कोई किसी और के पास कोई दूसरा पर्सन है जिसके पास ये स्केल जो है थोड़ी छोटी स्केल है, सेंटीमीटर वाली स्केल है, 1 सेंटीमीटर की स्केल है मान लो।
1 सेंटीमीटर की स्केल है। अब 1 सेंटीमीटर के स्केल से वो है ना डिस्टेंस को मेज़र करना शुरू किया, तो उसने रखा 1 सेंटीमीटर की स्केल को, तो उसने वो रखता गया यहाँ पे मेज़र करता गया। हालांकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो उसने रखा और उसने देखा उसको 500 टाइम्स रखना पड़ा। कितने टाइम्स? 500 टाइम्स। तो जिसने 1 सेंटीमीटर की स्केल से, 1 सेंटीमीटर की बहुत छोटी सी स्केल से उसने ये डिस्टेंस को मेज़र करना शुरू किया, तो उसने देखा भाई 1 सेंटीमीटर की स्केल को उसने 500 टाइम्स रख करके वो पहुंचा, तब उसके वो डिस्टेंस जो है वो पूरी मेज़र हुई। तो यानी एक दूसरे पर्सन ने जिसने इस डिस्टेंस को मेज़र किया था, उसने सेंटीमीटर स्केल से मेज़र किया। किस स्केल से मेज़र किया? सेंटीमीटर स्केल से। और सेंटीमीटर स्केल से कितनी बार, कितने टाइम्स आई उसके? 500 टाइम्स, 500 टाइम्स। तो ये डिस्टेंस जो हो गई उसके लिए 500 सेंटीमीटर हो गई। मुझे आप यूँ बताओ, ये डिस्टेंस ज़्यादा हुई कि ये डिस्टेंस ज़्यादा हुई? 5 मीटर ज़्यादा हुआ या 500 सेंटीमीटर ज़्यादा हुआ? तो बच्चों रियलिटी में दोनों ही बराबर है। 5 मीटर जितना होता है 500 सेंटीमीटर उतना ही होता है। तो फिर कहाँ डिफरेंस कहाँ आया? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 500 तो है न्यूमेरिकल वैल्यू और पीछे सेंटीमीटर है यूनिट। यहाँ पे 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू और पीछे मीटर जो है वो है यूनिट। तो कहने का मतलब यूनिट यहाँ पे मीटर था, बड़ा यूनिट था। यूनिट बड़ा था तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी। बड़े मैंने 1 मीटर को लिया, 1 मीटर को मैं लेकर के चला तो मुझे 5 बार ही रखना पड़ा, 5 टाइम्स ही। और मैंने इतना छोटी यूनिट लिया सेंटीमीटर, तो मुझे उसको 500 टाइम्स रखना पड़ा। तो कहने का मतलब अगर आप इस यूनिट को, ये पीछे वाला यूनिट है बच्चों, इसको अगर छोटा कर लोगे आप, यूनिट को अगर मीटर से सेंटीमीटर कर दिया, छोटा कर दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। अगर आप कोई एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हो, यूनिट अगर आप चेंज कर लोगे, इसकी जगह फिट लेके आ जाओ, मान लो डिस्टेंस को मेजर करना है, आप फिट में मेजर कर रहे हो, तो भी डिस्टेंस तो उतनी रहेगी भाई, डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, वो तो डिस्टेंस तो उतनी रहेगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देते चलो आपको, है ना, इसको समझो। अपन जितना एक्सप्लेन करते हैं अपन को चीज़ों को समझ करके याद करना है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, बस याद हो जाएगा। जैसे मुझे है ना टाइम को मेज़र करना है, अब किसी ने टाइम को मेज़र कर रहा है और कोई मेज़र करना चाहता है सेकंड्स के अंदर, तो वॉच चलती है, टिक 1 होता है 1 सेकेंड, फिर और हुआ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और मैंने देखा कि भाई जो टाइम हो गया 60 सेकेंड्स हो गए। कितने हो गए टाइम? 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड जो है, ये 1 सेकेंड जो है पीछे 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड जो है भाई, ये तो है यूनिट। क्या है? यूनिट है। इससे मैं है ना मेज़र कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी को, टाइम को मेज़र कर रहा हूँ, इसलिए ये तो है यूनिट। और ये आगे 60 जो है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब कोई दूसरा पर्सन है, उसने यूनिट को सेकंड में नहीं लिया, उसने क्या किया? मिनट में लेना शुरू किया। मिनट के अंदर है ना, उसने मिनट ले लिया, भाई मैं तो मिनट के अंदर टाइम को काउंट करूँगा। तो उसने देखा कि जैसे वो जितना इसने टाइम को मेज़र किया था, पर्टिकुलर टाइम को जिसने इसने मेज़र किया था, वो भी ये दूसरा पर्सन भी उसी टाइम को मेज़र कर रहा है, पर ये इसका यूनिट क्या है? मिनट। तो इसने मेज़र किया और इसने देखा कि भाई वो मिनट तो जो है वो 1 टाइम से आया, एक बार ही आया। तो इसने बताया टाइम को 1 मिनट और उसने टाइम को बताया 60 सेकेंड्स। पर आपको पता है दोनों ही टाइम बराबर है। इसने यूनिट सेकंड लिया तो इसने यूनिट लिया मिनट। यूनिट को जैसे चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आगे वाली चेंज हो गई, आगे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज हो गई। तो कहने का मतलब आप भले ही यूनिट चेंज कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बट ऑल ओवर दोनों जो है, ऑल ओवर पूरा ये फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी पूरी ऑल ओवर फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ बच्चों, क्लियर? तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब अपन आता है डेफिनेशन पे। तो बच्चों देखो, मेजरिंग प्रोसेस के लिए अपन को क्या करना है? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, we need following two terms। अपन को 2 चीज़ें चाहिए भाई, 2 चीज़ें क्या चाहिए? किसी को भी मेज़र करना है तो एक तो आपको सबसे पहला जो प्रॉपर चीज़ चाहिए वो तो यूनिट चाहिए, स्केल चाहिए, कोई यूनिट चाहिए। आप बिना यूनिट के उसको कैसे मेज़र करोगे भाई? कुछ ऐसा होना तो चाहिए जिसके हेल्प से मैं उसको मेज़र करूँ। तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है यूनिट की। किसकी रिक्वायरमेंट है? यूनिट। यूनिट को मैं यू से डिनोट कर लेता हूँ। दूसरी मुझे वैल्यू ज़रूरत है न्यूमेरिकल वैल्यू की। किसकी? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं डिनोट करता हूँ एन से। किससे डिनोट करता हूँ? एन से। अब आपको ये पता चलना चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है
उसको आप मेज़र कर रहे हो, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेज़र कर रहे हो, उसकी वैल्यू मेज़र कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो बच्चों उसकी वैल्यू जो है दो चीज़ों से मिलके बनेगी। एक तो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा चाहिए आपको यूनिट। अभी मैंने बताया इन दोनों चीज़ों से मिलकर के आपके कंप्लीट मेजरमेंट होगा। तो मेजरिंग प्रोसेस के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो यूनिट चाहिए पहले, और फिर वो देख लो यूनिट कितनी बार रिपीट हो रहा है। जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू n और u से मल्टीप्लाई कर दो। ये भाई इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यू होगा। क्लियर? फर्स्ट, सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई। दूसरी बात जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई पर्सन यूनिट को चेंज करेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ऑल ओवर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अगेन हमें ये याद रखना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर कोई पर्सन उसका यूनिट चेंज कर लेता है u1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी n1, और अगर कोई पर्सन यूनिट को चेंज करके दूसरा यूनिट बना देता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लेता है, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी n2। तो ये नीचे वाली लाइन भी आपको याद रखनी है बच्चों, ये फर्स्ट, ये और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, ये 2 दे दो आप। क्लियर? कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ हियर। अभी मैंने ये बताया कि यूनिट जितना बड़ा होगा, क्योंकि n इंटू यू पूरा जो मल्टीप्लाई है ना, n और u का मल्टीप्लाई ये ऑलवेज कांस्टेंट है बच्चों। n इंटू यू जो है वो कांस्टेंट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहेगी। तो n इंटू यू कांस्टेंट है, तो मैं u जो है इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन n को मैंने अपॉन में भेज दिया, इस n को अपॉन में भेज दिया, और अपन इसको मैं इस कांस्टेंट को है ना इस प्रपोजनल के साइन में भेज रहा हूँ, इस साइन को बोलते हैं प्रपोजनल, और अपॉन में है n। ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि u और n दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोजनल है। बच्चों देखो, इन्वर्सली प्रपोजनल का क्या मतलब होता है, वापस पहले अपन यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। अभी मैंने आपको ये बताया कि यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी। जैसे अभी हमने देखा 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर दोनों ही बराबर है, दोनों इक्वल है। मीटर जो है यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, देखो 5 ही आ रहा है। मीटर की जगह मैंने सेंटीमीटर ले लिया तो 500 आ गया। अगर मैं मिलीमीटर में डिस्टेंस को मेजर करूँ तो 5000 आ जाएंगे। कहने का मतलब यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। यानी यूनिट इंक्रीज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है। तो बच्चों जब भी किसी एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं और दूसरी डिक्रीज होती है तो अपन कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स का मतलब उल्टे, इसका मतलब n अगर इंक्रीज करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट छोटा हो जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी करनी है आपको तो यूनिट को इंक्रीज कर दो। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसको आप u भी लिख सकते हो, ये मतलब n u के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है। तो ये जो पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल u, ठीक है, क्लियर। इसको भले ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, एक ही बात है। u बड़ा होगा तो n छोटा होगा, और u छोटा होगा तो n बड़ा होगा, है ना। इसका कहने का ये मतलब हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये नोट डाउन कर लो, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है ये भी, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखना, n इंटू यू कॉन्स्टेंट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि u को इंक्रीज करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, और u को डिक्रीज करोगे तो n की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो बच्चों ये मेजरिंग प्रोसेस है, ये आपको समझ में आ गया। इसकी फाइनल समरी क्या है मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कन्फ्यूजन आ रहा है, जैसे इसमें ये अब आप शायद फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि इन्वर्स वाला क्या लॉजिक है ये, तो इन्वर्स वाला लॉजिक कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। इन्वर्स का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे उल्टा डिपेंड कर रहे हैं, एक बड़ा होने पे दूसरा क्या होता है? छोटा होता है। कुल मिला के हमें तो इस बात को पकड़ना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर किसी एक को चेंज करते हैं तो दूसरा भी चेंज हो जाता है, पर ऑल ओवर मल्टीप्लाई किसी एक को चेंज करते हैं तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, पर ऑल ओवर दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस जब अपनी लाइव क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, इस पर अपन आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पर आपको कंपटीशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चों आप हेडिंग लगाए, अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट। जब हमारे कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे
फिजिक्स के अच्छे तरीके से। फिर अपन धीरे धीरे कंपटीशन के क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे, जहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी कैसे न्यूमेरिकल्स को अटेंड करना है और कैसे शॉर्टली टाइम बचा करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप यूनिट। यूनिट क्या होता है मैंने ये बता दिया। यूनिट जो होते हैं भाई ऐसे नहीं होते हैं कि मतलब मेरी मन मर्जी हो जैसे मैं चला दूँ। मुझे कोई डिस्टेंस मेज़र करनी है तो मेरा खुद का यूनिट काम नहीं आएगा। यूनिट ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल हो। और यूनिट जो है वो क्या करता है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करता है। होता फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस का यूनिट जो है वो खुद डिस्टेंस ही होगा, बट डिस्टेंस का एक फिक्स स्टैंडर्ड अमाउंट होगा कि भाई इतनी डिस्टेंस है, उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, ये नाम दे दिया मैंने, और अब जो स्केल बनेगी वो उसी डिस्टेंस की बनेगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो डिस्टेंस वही रहेगी। जैसे अगर मैं कोई 1 मीटर की स्केल को काम में ले रहा हूँ तो 1 मीटर यहाँ पे इंडिया में भी उतना ही रहेगा जितनी 1 मीटर डिस्टेंस है, और आप अमेरिका में चले जाओगे तो भी वो 1 मीटर उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ 1 मीटर थोड़ा बड़ा होता है, अपने यहाँ 1 मीटर छोटा है, नहीं, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यूनिट जो होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, और ये क्या काम करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का काम करता है। बिना यूनिट के हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते। तो फिर यूनिट आते कहाँ से, कौन बनाता है? अब बच्चों देखो, जो यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम खुद मन से डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मुझे ये डिस्टेंस मेज़र करनी है तो मैं मन से खुद कोई यूनिट बना दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है वो एक्चुअली पूरा वर्ल्ड और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो एक्चुअली यूनिट डिसाइड करने का काम कौन करता है? तो पूरी फिजिक्स की एक यूनिट बनी हुई है जिसका काम होता है कि यूनिट डिसाइड करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उस यूनिट की वैल्यू निकालना। जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट है उसका काम होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी, अगर आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो तो डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, मीटर है, और मीटर की वैल्यू कितनी रहेगी वो डिसाइड की जाती है पहले, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको अलाउ कर दिया जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है और इसकी इतनी वैल्यू है। क्लियर? तो ये सारी अपन बातें करेंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो बच्चों यूनिट क्या होता है, एक तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, है ना। दूसरी बात है कि वो जो यूनिट होता है वो जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए बना है उसी फिजिकल क्वांटिटी के जैसे नेचर वाला होना चाहिए, उसी को मेज़र कर पाओ आप। तो पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर और एक्सप्लेन करते हैं। तो यूनिट के बारे में लिखना, डेफिनेशन लिखना, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of same kind is called यूनिट। देखो अब इसको आप समझे भाई, यूनिट क्या होता है, एक तो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है। स्टैंडर्ड अमाउंट का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल है, और वो वैल्यू जो बना दी, एक बार डिसाइड कर दी है, वो पूरे वर्ल्ड में वही चलेगी। दूसरा देखो, यूनिट का जो नेचर होता है वो सेम होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो उसके जैसा ही होता है। उसी के लिए जैसे आपको अगर डिस्टेंस मेज़र करनी है तो आप मीटर से ही मेज़र करोगे, आप सेकंड में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर डिस्टेंस 2 सेकेंड हो गई, 2 मिनट की डिस्टेंस है, नहीं, ये मिनट, सेकंड, ये टाइम के यूनिट है। तो कोई भी यूनिट जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए बना है उसी फिजिकल क्वांटिटी को आप ओनली फॉर मेज़र कर सकते हो। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर है वही नेचर उस यूनिट का भी नेचर होना चाहिए। और स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, हम खुद मन से नहीं बना सकते यूनिट को। इंडिया अपना खुद का एक लेवल पे यूनिट नहीं बना सकता। अगर इंडिया खुद का बना देगा तो भाई अब फिर आपस में वर्ल्ड कैसे कम्युनिकेट करेगा? ये चीज़ यहाँ पे है, आज हमारे यहाँ टाइम इतना बज के, मतलब हमारे यहाँ टाइम मान लो 1 आवर इतना होता है, तो फिर दूसरे कंट्री में भी 1 आवर की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें एक साथ मैच करें, उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए जाते हैं। यूनिट का मतलब, यूनिट जो होते हैं कुल मिलाकर के वो पूरे वर्ल्ड के अंदर वही होता है, एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है। अब बच्चों ये डेफिनेशन आपने लिख ली यूनिट की। अब मैं ये बता देता हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो उसके 2 टाइप्स होंगे यूनिट्स के। यूनिट के 2 टाइप्स होंगे। सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट्स, इसको बेस यूनिट भी कहते हैं भाई, अपन ये कल इसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरे होते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है।
फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए काम में आते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स जो है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। एक यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो जब ये दोनों अपन पढ़ लेंगे उसके बाद लिखेंगे। कुल मिला के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, छोटा होना, ना ज़्यादा बहुत छोटा हो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कन्वीनियंट हो, यूज़ करने में हमें ईजीनेस हो, जो फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है वही उस यूनिट की प्रॉपर्टी हो, ईजिली अवेलेबल हो, हर जहाँ पर भी चले जाए, जैसे मीटर स्केल है तो वो हर जगह वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हो जाए। क्लियर? तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है यूनिट की, वो अपन जैसे इन दोनों के टाइप्स पढ़ लेंगे फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक बार मैं ये बोर्ड रफ कर लेता हूँ, अब दोनों यूनिट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब बच्चों आप हेडिंग डाल दो फंडामेंटल यूनिट्स। स्टार्टिंग अभी लेक्चर अपन धीरे धीरे कम है, फिर बाद में लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए आप यूँ नहीं सोचे कि ठीक है कर रहे हैं उसमें ही बहुत है। धीरे धीरे अपना जो है आपका बहुत सारा काम वर्कलोड बढ़ जाएगा। अभी तो मैं आपको हैबिट में ला रहा हूँ कि भाई चीज़ें क्या है, कैसे पढ़ते हैं और कैसे टॉपिक्स हमारे सामने फेस हो रहे हैं। बाकी धीरे धीरे आप पे लोड बढ़ेगा, है ना, तो इसलिए अपनी सिटिंग पावर को इंक्रीज़ करना है आपको। बच्चों देखो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी डेराइव्ड या कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स, दैट मीन्स इनडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, आर कॉल्ड दोज यूनिट्स हो भी यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनसे जितने भी उनके साथ जो यूनिट्स होंगे उनको अपन कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ये यूनिट्स टोटल 7 होते हैं, दीज आर 7, दीज आर टोटल 7। तो बच्चों 7 है। अब इन 7 के अपने आप में एक डेफिनेशंस है, हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं। एक बार मैं रफ कर लेता हूँ, एक टेबल बना रहे हैं अपन बोर्ड पे, आप भी उस टेबल को बनाएं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ये आपको अच्छे से समझने हैं, याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं से बाकी सारे डेराइव्ड यूनिट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, इधर तो अपन लिख लेंगे सीरियल नंबर, इधर अपन नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिख लेंगे, इधर उसका यूनिट लिख लेंगे, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, क्लियर। और इधर अपन लिख लेंगे सिंबल। तो टोटल बच्चों 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है और 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है और 7 जो है उनके यूनिट्स है, तो उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होता है मास। बच्चों मास को जो मेज़र करता है आप किलोग्राम में मेज़र करते हो। किस में मेज़र करते हो? किलोग्राम में। और किलोग्राम का जो यूनिट होता है, मतलब सिंबल होता है, शॉर्ट में जो अपन लिखेंगे केजी से। किलोग्राम को किससे डिनोट करते हैं? केजी से। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सेकंड लेंथ। लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज़ है भाई। लेंथ अगर जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की लेंथ हो, ब्रेथ हो, ये सब डिस्टेंस में आता है। डिस्टेंस को लेंथ को एक ही बात है। इसका यूनिट होता है मीटर, क्लियर। मीटर METRE, METER मत कर लेना, ये वाला मीटर मत लिख लेना। मीटर, ये मीटर तो इंस्ट्रूमेंट होता है, अपन को ये वाला मीटर लिखना है, RE वाला मीटर। और मीटर का शॉर्ट सिंबल क्या होगा? M होगा। अब बच्चों मैं एक बात क्लियर कर लेता हूँ, शायद आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि लेंथ को, डिस्टेंस को तो हम सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं ना, फिट में भी तो मेज़र कर सकते हैं, तो खाली मीटर ही क्यों लिख रहे हैं अपन? तो एक्चुअली मैं ये, जैसे इसका किलोग्राम की जगह ग्राम भी तो हो सकता है। कई कंट्री के अंदर जो है आप देखो वेट जो है वो पाउंड में बताते हैं कि इसका इतना पाउंड वेट है, तो एक्चुअली या इतना पाउंड इसका मास है। तो कहने का ये मतलब है बच्चों, देखो ये मेन यूनिट है मीटर। मीटर से दूसरे बने सेंटीमीटर। जैसे सेंटीमीटर देखो आप, सेंटीमीटर वर्ड को देखो आप, सेंटीमीटर तो उसमें मीटर वर्ड आ रहा है, मिलीमीटर, किलोमीटर, तो उसमें सब में पीछे मीटर अटैच आ रहा है ना, यानी मेन यूनिट मीटर है। मीटर से फिर दूसरे यूनिट बनाए गए, तो अपन को मेन वाला यूनिट पढ़ना है, मेन। बाकी इससे फिर दूसरे और डायरेक्ट यूनिट्स निकलते हैं, वो छोटे छोटे अलग अदर फॉर्म्स में होते हैं, उनके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। बाकी लेंथ का अगर आपको कोई भी यूनिट पूछे, मेन ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट कौन सा है? तो मीटर। उसका कौन सा? मास का किलोग्राम। टाइम,
बच्चों जो टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड, और सेकंड को एस से डिनोट करता है। पर मैं देखो अब मैं एस ई सी लिखूँगा कि सेकंड इतना है, बाकी सेकंड का सिंबल ओनली फॉर क्या होगा, एस होगा। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और फिर करंट। बच्चों करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, और केल्विन का सिंबल होता है के। ये तो फिर और भी होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेकिन मेन जो यूनिट है टेम्परेचर का वो कौन सा है, केल्विन। इसके बाद एक होता है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, इसको आप बोलते हो मोल, MOLE मोल, और सिंबल जब लिखोगे तो खाली ओनली फॉर MOL लिखोगे मोल। और एक लास्ट और फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जिसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, और कैंडेला को डिनोट करते हैं CD से। अब देखो ये 7 यूनिट है, इसमें सबकी अपने आप में एक यूनिक डेफिनेशन है कि 1 किलोग्राम मास जो है कितना होता है, कितना। तो 1 किलोग्राम मास जो है मन में आए जिसको 1 किलोग्राम नहीं कह सकते, तो पर्टिकुलर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है जो आपको वैसे कोई कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है डेफिनेशन वो, पर आपको पता होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो पर्टिकुलर 1 मीटर लेंथ कितनी होती है, जब लाइट कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको आप 1 मीटर कहोगे। तो इन सब की पर्टिकुलर डेफिनेशंस है, हर यूनिट की एक एक डेफिनेशंस है, लेकिन अभी हमारा वो काम नहीं है। हमें क्या करना है, देखो कितना ईजी चल रहा है लेक्चर्स, मतलब इतनी ईजी चीज़ें हैं। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन ले तो उसको यूँ ही याद हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ उसको नोट्स अगर वो वापस भी नहीं देखेगा ना तो भी उसको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब आपसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर पूछे तो आप बस 1-2 बार नज़र डाल दो, खाली आप यूँ बता सकते हो। तो बच्चों देखो सबका यूनिट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, इनके सिंबल जो है वो तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएँ। कुल मिला के ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, और इनसे फिर मिला करके हम हज़ारों बहुत सारे यूनिट्स बना सकते हैं। और हम ट्राई करेंगे अगले लेक्चर में बहुत सारे यूनिट्स पढ़े, हम उनको कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स, वो सारे जो है इनसे ही मिलके बनेंगे। उन सारे यूनिट्स में आप देखोगे कि ये इनमें से ही कोई न कोई चीज़ आएगी, तो उसको अपन डिटेल से बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप ये याद करें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।